नमस्कार विद्यार्थियों, वेदव्यास क्लासेज में आपका स्वागत है। 35 अति लघोत्तरीय प्रश्न मैथिली शरण गुप्त जी से संबंधित आपके सामने प्रस्तुत हैं। साकेत का नवम सर्ग यूजीसी नेट के सिलेबस में है, उसके लिए भी ये प्रश्न उपयोगी हैं। प्रश्न 1, मैथिली शरण गुप्त किस काल के कवि हैं? मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के कवि हैं। प्रश्न पूछने के लिए इस प्रकार के आ जाते हैं विद्यार्थियों। प्रश्न 2, मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के किस युग के कवि माने जाते हैं? मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के द्विवेदी युग के कवि माने जाते हैं। मैथिली शरण गुप्त का जीवन काल क्या है? मैथिली शरण गुप्त 1886 ईस्वी में पैदा हुए तथा 1964 ईस्वी में उनका निधन हो गया। इस प्रकार उनका जीवन काल 1886 से 1964 ईस्वी है। मैथिली शरण गुप्त कहाँ के रहने वाले थे तथा इनके पिता का क्या नाम था? मैथिली शरण गुप्त चिरगांव के रहने वाले थे, जो उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के अंतर्गत है। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण था। प्रश्न 5, प्रश्न 5वां, मैथिली शरण गुप्त अपना काव्य गुरु किसे मानते थे? मैथिली शरण गुप्त आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को अपना काव्य गुरु मानते थे। प्रश्न 6, मैथिली शरण गुप्त की प्रारंभिक कविताएं किस पत्रिका में छपती थीं? मैथिली शरण गुप्त की प्रारंभिक कविताएं वैश्योपकारक पत्रिका में छपती थीं। प्रश्न 7, मैथिली शरण गुप्त प्रारंभ में किस उपनाम से कविता लिखा करते थे? उपनाम परीक्षाओं में पूछने के लिए कवियों के आते हैं विद्यार्थियों। मैथिली शरण गुप्त प्रारंभ में रसकेंद्र उपनाम से ब्रज भाषा में कविता लिखा करते थे। तो इनका उपनाम याद रखेंगे। गुप्त जी की पहली कविता कौन सी थी जो सरस्वती में प्रकाशित हुई? सरस्वती पत्रिका। गुप्त जी ने हेमंत नामक कविता लिखकर सरस्वती में छपने के लिए भेजी। खड़ी बोली में लिखी इस कविता में द्विवेदी जी ने पर्याप्त संशोधन किए और तदुपरांत उसे मैथिली शरण गुप्त के नाम से छापा। प्रश्न 9, मैथिली शरण गुप्त ने खड़ी बोली में कविता लिखना किसकी प्रेरणा से प्रारंभ किया? मैथिली शरण गुप्त ने प्रारंभ में ब्रज भाषा में कविता लिखकर सरस्वती में छपने के लिए भेजी, जिसे सरस्वती संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने यह लिखकर वापस भेज दिया कि अब इस प्रकार कविता का जमाना गया। तब से गुप्त जी ने खड़ी बोली में लिखना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार द्विवेदी जी की प्रेरणा से गुप्त जी ने खड़ी बोली में काव्य रचना प्रारंभ की। प्रश्न 10, राम कथा पर आधारित खड़ी बोली का महाकाव्य कौन सा है? राम कथा पर आधारित खड़ी बोली के महाकाव्य का नाम साकेत है। प्रश्न 11, साकेत के रचयिता का नाम बताते हुए इसके काव्य स्वरूप पर प्रकाश डालिए। साकेत की रचना कविवर मैथिली शरण गुप्त ने की है। यह राम कथा को आधार बनाकर लिखा गया हिंदी का महाकाव्य है, जिसकी रचना खड़ी बोली में हुई है। प्रश्न 12, मैथिली शरण गुप्त ने साकेत की रचना कब की? मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। प्रश्न 13, अगर विद्यार्थियों वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसमें मेहनत तो देखो लगती है किसी भी कार्य में हम करें।
और कमेंट भी आप कर सकते हैं, जिससे मुझे भी प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। साकेत की रचना का विचार कवि के मन में कैसे उत्पन्न हुआ? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने एक लेख लिखा जिसका शीर्षक था कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। इस लेख में उन्होंने राम कथा की उपेक्षित पात्र उर्मिला पर काव्य रचना करने का सुझाव कवियों को दिया था। इसी लेख से प्रेरित होकर मैथिली शरण गुप्त ने साकेत महाकाव्य की रचना की। गुप्त जी की कौन सी रचना अंग्रेज सरकार ने जब्त कर ली थी? मैथिली शरण गुप्त की रचना भारत भारती 1912 ईस्वी में। भारत भारती का प्रकाशन वर्ष बहुत बार परीक्षाओं में पूछने के लिए आया है, चाहे यूजीसी नेट को ले लो या यूपीटीजीटी में भी एक बार पूछने के लिए आया था। जब्त कर लिया था क्योंकि इसमें देश प्रेम एवं राष्ट्रीयता की भावना को जागृत किया था। प्रश्न 15, मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख काव्य रचनाओं के नाम लिखिए। यह भी बताइए कि वे रचनाएं किस सन में प्रकाशित हुई थीं। मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख काव्य रचनाओं का विवरण इस प्रकार है। जयद्रथ वध 1910 ईस्वी में, भारत भारती 1912 ईस्वी में, पंचवटी 1925, साकेत 1931 ईस्वी में, यशोधरा 1932 में, द्वापुर 1936 में, जय भारत 1952 ईस्वी में, विष्णुप्रिया 1957 ईस्वी में। ये सभी रचनाएं यूजीसी नेट में बहुत बार पूछने के लिए आई हैं प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से। और आप जानते होंगे कि नेट में प्रश्न प्रकाशन वर्ष से संबंधित बहुत ज्यादा आते हैं। इन प्रमुख ग्रंथों के अतिरिक्त उनकी कुछ अन्य काव्य कृतियों के नाम हैं रंग में भंग, किसान। किसान एक बार यूपीटीजीटी में भी पूछने के लिए रचना आ चुकी है। सिद्धराज, पद्य प्रबंध, बैतालिक आदि। नेक्स्ट चलते हैं विद्यार्थियों, प्रश्न 16, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित नाटकों के नाम लिखिए। मैथिली शरण गुप्त ने 3 नाटकों की रचना की जिनके नाम हैं तिलोत्तमा, चंद्रहास और अनघ। मैथिली शरण गुप्त को मंगला प्रसाद पारितोषिक किस रचना पर प्राप्त हुआ? तो मैथिली शरण गुप्त को मंगला प्रसाद पारितोषिक साकेत की रचना करने पर प्राप्त हुआ। यह पुरस्कार था। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना पर आधारित गुप्त जी के काव्य ग्रंथ का नाम बताइए। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को आधार बनाकर मैथिली शरण गुप्त ने जो काव्य ग्रंथ लिखा उसका नाम यशोधरा है। ऐसा भी प्रश्न आ जाता है परीक्षा में। प्रश्न 19, साकेत की 8वें सर्ग की कथा वस्तु की प्रमुख घटना क्या है? साकेत के 8वें सर्ग की कथा वस्तु भरत के चित्रकूट आने से संबंधित है। चित्रकूट में एक सभा का आयोजन किया गया जिसमें भरत ने राम से अयोध्या लौट चलने का आग्रह किया। कैकेयी के पश्चाताप का वर्णन भी इस सर्ग की कथा वस्तु में है। साकेत के नवम सर्ग की कथा किससे संबंधित है? साकेत के नवम सर्ग की कथा उर्मिला के ब्रह वर्णन से संबंधित है। प्रश्न 21, और साकेत में कितने सर्ग हैं? तो 12 सर्ग हैं, आप ध्यान रख लेना। प्रश्न 21 में साकेत की रचना किस भाषा में हुई है? साकेत की रचना खड़ी बोली हिंदी में हुई है।
चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थीं जलथल में। ये पंक्तियां कब के किस काव्य संग्रह की हैं? चार चंद्र की चंचल किरणें मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति पंचवटी की हैं। और इनमें कौन सा अलंकार है? बहुत ही फेमस अलंकार है, आप कमेंट बॉक्स में बताना। मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया गीत मूलतः गुप्त जी की किस काव्य कृति में संकलित है? उक्त गीत मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य का गीत है, जो सीता जी ने गाया है। प्रश्न 24, दोनों ओर प्रेम पलता है गीत किस कवि के किस काव्य का है? तो यह गीत मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत नामक महाकाव्य का है। प्रश्न 25, रुदन का हंसना ही तो गान नामक गीत किस कवि के किस काव्य का है? यह गीत मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित यशोधरा से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न 26, निरख सखी ये खंजन आए छंद साकेत के किस सर्ग का है? इसमें किस ऋतु का वर्णन किया गया है? उक्त गीत साकेत के नवम सर्ग का है, इसमें शरद ऋतु का वर्णन किया है। प्रश्न 27, मुझे फूल मत मारो गीत किसको संबोधित करके उर्मिला गा रही है? उक्त गीत उर्मिला कामदेव को संबोधित करती हुई गा रही है। प्रश्न 28, मेरे चपल यौवन बाल में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में रूपक अलंकार है। अलंकार भी परीक्षाओं में पूछने के लिए आते हैं। साकेत के नवम सर्ग का प्रधान रस क्या है? साकेत के नवम सर्ग का प्रधान रस वियोग श्रृंगार है। प्रश्न 30, साकेत की भाषा कौन सी हिंदी है? साकेत संस्कृत निष्ठ परमार्जित और परनिष्ठित खड़ी बोली हिंदी में लिखा गया है, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। प्रश्न 31, करुणे क्यों रोती है उत्तर में और अधिक तू रोई में कौन सा अलंकार है? उक्त पंक्ति में मानवीकरण और श्लेष अलंकार है। सखबे मुझसे कहकर जाते गीत गुप्त जी के किस काव्य ग्रंथ का है? तो उक्त गीत यशोधरा नामक काव्य ग्रंथ का है। मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि हैं। साकेत का अर्थ क्या है? साकेत अयोध्या नगर को कहते हैं। दोनों ओर प्रेम पलता है गीत का कथ्य क्या है? इस गीत का कथ्य है कि प्रेम उभय पक्षीय होता है। तो विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। और वीडियो वॉच तो करते हैं विद्यार्थी, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लिया करो। और ये मेहनत तो देखो होती है और आपके लिए ही हो रही है। आज के लिए बस इतना ही विद्यार्थियों। सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।